बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या उन्होंने अब तक जो पढ़ा है वो बर्बाद हो गया, क्या उनको फिर से अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। सिलेबस आधा हुआ है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आज 50 या 40 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, उनमें से 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे, क्योंकि यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, पहले जब एग्रीकल्चर का अलग एग्जाम होता था मैथ का, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे जो अब पूछे जाने के चांसेस नहीं है। फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म, केमिकल रिएक्शंस, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ज्यादा अगर बच्चों जो क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं क्लास 12th में, वो कार्बोनिल्स के, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके रिएक्शंस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को अभी पता है कि सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या उन्होंने अब तक जो पढ़ा है वो बर्बाद हो गया, क्या उनको फिर से अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि आपका कुछ भी पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहले एक एक करके मैं आने वाले एग्जाम का जो सिलेबस है, जो कि बोला गया है कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे परीक्षा को आयोजित कराई जाएगी, तो जो जो चैप्टर्स अभी फिलहाल के लिए हमको पढ़ने हैं उन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे किस चीज का इस्तेमाल करना है जो हम लोग पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब आप लोग अगर फिर से कहीं से तैयारी शुरू करते हैं तो आपको पहले तो 11th के कुछ लेक्चर्स को पढ़ना होगा जो 12th से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लेकिन आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ने का क्या फायदा है कि ऑलरेडी वो सब लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे यहां। हम आपको उन लेक्चर्स की लिंक बकायदे प्लेलिस्ट में दे देंगे कि ये लेक्चर आपको CUET एंट्रेंस के लिए क्लास 12th के लिए जरूरी है। तो आप डायरेक्ट वहां से पढ़िए, अपना आके 12th के लेक्चर को चालू करिए। तो देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं हम लोगों अपना। पहले तो मैं आपको यहाँ का सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा, बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा किस चैप्टर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्लेलिस्ट में, जिससे आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मदद मिलेगी। सबसे पहले देखिए, 2 भागों में बटा होगा बच्चों हमारा सिलेबस। भाग 1 जो है, मुख्यतः भाग 1 में भौतिक रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, और अकार्बनिक रसायन होता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, यहां तक आप लोगों को भौतिक रसायन का भाग मिलेगा। फिर पृष्ठ रसायन तक, उसके बाद ये मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये आपको इनऑर्गेनिक का मिलेगा। और जब भाग 2 की तरफ जाएंगे, सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे बच्चे, वहां पे मुख्यतः मैं आपको बता दे रहा हूं, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को अगर छोड़ दें, वैसे उसमें भी सारी चीजें ऑर्गेनिक ही होती हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ये सिर्फ क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। पहले क्या होता था, सिलेबस का 25% हिस्सा से 30% हिस्सा कार्बनिक रसायन होता था। और आज अगर इस चीज को हम एनालाइज करें बुक वाइज कि बुक कितनी चलती है, तो 2 बुक चलती हैं कक्षा 12वीं में। एनसीईआरटी की 2 किताबें चलती हैं, और 2 किताबों में समझ लीजिए अगर एक बुक ऑर्गेनिक की है तो ये कह सकते हैं, मोटा मोटी कह सकते हैं, वैसे तो चैप्टर्स इसमें कम है, लेकिन 40 से 50% हिस्सा ऑर्गेनिक का होगा, और 60% में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों हिस्से होंगे। बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं, अब फिजिकल की थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ये जो 4 चैप्टर हैं उसमें से कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसी से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग BHU एंट्रेंस देते थे, बीएससी मैथ में, बीएससी बायो में 50 क्वेश्चन का जो पेपर होता था, उसमें 15 से 16 सवाल आपको देखने को मिलते थे ऑर्गेनिक से। अब सिलेबस आधा हुआ है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं
कि अगर आज 50 या 40 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, उनमें से 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस घटा है। लेकिन उस सिलेबस, घटे हुए सिलेबस के अंदर कार्बनिक का प्रतिशत बढ़ गया है, ऑर्गेनिक का परसेंटेज बढ़ा है। इसी चीज को मैं आपको समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं, आगे का देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है द सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन का, क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल पढ़ेंगे। बता देता हूं कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो रोक के इस चीज को अभी से नोट करना शुरू करिए, ठीक है। जैसे कि क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल बीसीसी में कितना होता है, फेस सेंटर्ड में कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 1, 4, 2, इस तरीके से, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर आप लोगों के इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पैकिंग इफिशियंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी आप नीट देंगे, जेईई मेंस में तो बहुत पूछा जाता है बच्चों। कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में भी सबसे मुख्य तौर पर डेंसिटी निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, घनत्व निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टॉपिक पीछे के, और कहां गया, इनपरफेक्शन, डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब जैसे इंपरफेक्शन, कैलकुलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी, ये दोनों अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका सॉलिड स्टेट में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशंस। अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूं, जब सॉल्यूशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इससे पहले मैं आप लोगों को मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। मोल कंसेप्ट के अंदर आपको मैं कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा, जैसे सांद्रता निकालना, सांद्रता कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको मोलरता, जिसको मोलैरिटी बोलते हैं, मोललता, मोलैलिटी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे मैं बता रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सीयूटी एंट्रेंस में आना तय है, चाहे आप बायोलॉजी से दें, चाहे आप मैथ से दें या एग्रीकल्चर से दें, एक क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आना तय है, ठीक है ना। जैसा कि आपको मालूम है पहले क्या होता था कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी, इन तीनों के लिए केमिस्ट्री का पेपर अलग अलग होता था। लेकिन अब जब एक सिंगल विंडो एंट्रेंस हो रही है तो वहां पे आप लोगों को एक ही केमिस्ट्री का पेपर होगा, और वो यूनिवर्सिटियों पे डिपेंड करेगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम लेना चाहती है। लेकिन एक बात बताइए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, अब आप चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस दें, चाहे बायो के लिए दे रहे हो, चाहे मैथ के लिए दे रहे हो, आप सबको एक कॉमन केमिस्ट्री का पेपर देना है। तो पहले बहुत बच्चे नाटक करते थे, सर हम एग्रीकल्चर वाले हैं, हम कैसे ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो दिन गए। अगर आपको इंडिया के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हिस्सा लेना है, आप वहां एडमिशन पाना चाहते हैं, तो चाहे आप एजी में, मैथ में, बायो में, आपको एक सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, डोमेन सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और वो केमिस्ट्री का सिलेबस सारे कोर्सेज के लिए क्या होगा, एक जैसा होगा। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, नस्ट इक्वेशन, ये तीनों आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है। इसका प्राइम इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, और बाकी ये सब भी टॉपिक हैं, पढ़ेंगे तो हम लोग सब। मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स तो ये सारे हैं, ठीक है, जो हमको पढ़ने हैं। फ्यूल सेल, कोरोजन, आगे चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, कि केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितने देर में पूरी होगी, कितने देर में आधी होगी, इसके बारे में। देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यहीं पे हमको क्या मिलेगा, यहीं पे हमको मिलेगा
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमको बच्चों इन्हीं दोनों के बारे में बस पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हमको बहुत ज्यादा डिटेल्ड थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फलाना ऑर्डर इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई पढ़ा रहा है यानी कि आपके समय को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आगे रेट लॉ का इंटीग्रेशन बोर्ड के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस बच्चों, अरेनियस का इक्वेशन वो यहां पे हमको देखने को मिलेगा और इसकी बात हम लोग वहां पे करेंगे। कोलिजन थ्योरी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई चीज अंदर तक घुस गई है तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर कोई चीज बस सरफेस पे आके घुली है तो उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है ना। चलिए कैटालिसिस देखेंगे, कोलाइड्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, इमल्सन और कोलाइड्स अराउंड अस, मतलब कॉमन एग्जांपल जैसे मिल्क वगैरह हो गए। ठीक है, कैटालिसिस वाली चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। और एब्जॉर्प्शन में जितने आइसोथर्म्स हमको पढ़ाए जाते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे एनटीए के सिलेबस में, क्योंकि नीट जेई में भी पूछा जाता था, तो आपसे भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक बच्चों, आगे देखिए ये है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी में मतलब कि कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है उसके और से। ठीक है, इसमें देखिए सबसे मेनली मैं आपको बता दे रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जिसमें आता है एलिंघम डायग्राम। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अकरेंस ऑफ मेटल देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर, ये दो टॉपिक और ये तीसरा टॉपिक। ठीक है, ये आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है, इनका आपके प्राइम इंपॉर्टेंस है आपके लिए। बाकी ये सब भी हैं लेकिन उसको उतना हम लोग भाव नहीं देना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। पहले जब एग्रीकल्चर का अलग एग्जाम होता था मैथ का, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो अब पूछे जाने के चांसेस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पी ब्लॉक के तत्व बच्चों आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी। अब हमें कुछ नहीं पढ़ाना है 11th का, हमको जो 11th का पढ़ाना था वो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हमने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने से पहले हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्लास 11th के वो टॉपिक्स जो 12th को पढ़ने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम उस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो मैंने अभी तकरीबन 20-25 दिन पहले पढ़ाया था, उसमें से उन टॉपिक्स को छांट के, उस लेक्चर्स को छांट के उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जो आपको पी ब्लॉक को पढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, अब इसमें अमोनिया के बारे में पढ़ना, नाइट्रिक एसिड। अब देखिए क्लास 11th में एक टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग में जिसको बोलते हैं संकरण, या उसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में बताया जाता है कि किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या संकरण है, उसमें कोणीय बंधीय कोण कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है। अब जैसे मान लीजिए अगर H, कहोगे सर ये तो 11th का टॉपिक है हमको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। आपको पूछ लेगा कि नाइट्रिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आप चाह के भी इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर पाओगे, बोलोगे सर ये तो हाइब्रिडाइजेशन 11th में था। अरे बच्चे नाइट्रिक एसिड तो 12th में था, और इसके बारे में आपको सवाल पूछ सकता है, तो जो कि मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, फॉस्फीन। अब ग्रुप 16 एलिमेंट में देखिए बच्चों, डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सबसे जहर चीज। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ऑर्गेनिक के अंदर भी इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, अभी जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप 17 के एलिमेंट, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑक्सो एसिड इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अभी कार्बनिक रसायन में मैं आपको जब एसिड और बेस पढ़ाऊंगा तो इसको मैं तभी आप लोगों को क्लियर करूंगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्यों इंटर हैलोजन कंपाउंड इतने अनस्टेबल होते हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आया ग्रुप 18 एलिमेंट, यहां पे आपको जेनॉन और क्रिप्टन के, क्रिप्टन तो कम कंपाउंड बताया, जेनॉन ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, इनके कंपाउंड्स के संकरण
इनके कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इनके कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी केमिकल बॉन्डिंग की, और केमिकल बॉन्डिंग आपको पहले से ही डिटेल्ड 17 लेक्चर्स में पढ़ाया जा चुका है, जिसको आपको प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। पहले उसको पढ़ें, उस टॉपिक्स को पढ़ें, उसके बाद इस चैप्टर्स को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, तो पोजीशन की बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो मैं बता रहा हूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक चैप्टर पढ़ाया था 9 लेक्चर्स में। ठीक है, उसका लिंक आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भाग, इन दोनों को आपको वहां से पढ़ना है। और आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमको फिर से कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप पढ़ेंगे, आगे आएंगे, फिर ये पढ़ना शुरू करेंगे। जनरल प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, बताया था आप लोगों को मैंने, एक्टिनॉइड्स के बारे में, और कुछ एप्लीकेशन यानी कि कुछ प्रयोग इनका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये बच्चों इनऑर्गेनिक का, या कह सकते हैं पहली किताब का, जो पहली किताब है एनसीईआरटी का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इससे 3 से 4 सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आने की संभावना है। वर्नर्स थ्योरी से सवाल नहीं आएगा, इस पे सवाल तब आता था जब बीएससी एग्रीकल्चर का अलग एंट्रेंस होता था, 2 कौड़ी के सवाल पूछे जाते थे, आसान सवाल पूछे जाते थे। अब इससे सवाल आने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे नहीं, हम इसको भी पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन है बच्चों, अगला नॉमेनक्लेचर, ये आपके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, इस पे भी है, ज्यामितीय समाव्यवस्था, प्रकाशीय समाव्यवस्था, जिसको एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि जनरली उपसहसंयोजी आबंध यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिस्प्लैटिन वगैरह, इनका किस किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। और इसी के साथ हमारा पहला भाग खत्म होता है। इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन, और भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इतना आप लोगों को पढ़ना है। अब शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जीओसी। ठीक है, ये जब लेक्चर्स, अभी जो हमारे यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स की सीरीज रुकी हुई है 2 दिन से, ये आप लोगों को पहले हम सिलेबस अच्छे से समझा देंगे, आपको पहले मैं मेंटली तैयार करवाएंगे कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई को अब रिज्यूम करना है। उसके बाद से लेक्चर्स जैसे चालू होंगे तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होगा कि सर, जो थोड़े से ओवर स्मार्ट बच्चे हैं, कि सर ये चैप्टर तो क्लास 11th में है, आप क्यों पढ़ाएंगे? तो बच्चों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको ज्यामितीय समाव्यवस्था, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशीय समाव्यवस्था जिसे कहते हैं, इसके बारे में हमको वहां पढ़ना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर आपको नहीं पढ़ाऊंगा और क्लास 12th का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो आप अगर 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 8 क्वेश्चन से अगर ऊपर चले गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर बिना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाए आप लोगों ने 20 में से 8 सवाल से ऊपर कर दिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सिर्फ ये नहीं आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं, रेजोनेंस किसको कहते हैं, हर तरीके की इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, किस भी तरीके से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं यहां पे आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर घुसेंगे अपने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में। और मैं अब आपको पहले प्लान, वीकली प्लान आपको बता देता हूं। अगर 4 दिन की क्लास हमारी वीक में होती है तो पहला जो 2 दिन होगा, फर्स्ट डे और सेकंड डे, उसमें आपको कार्बनिक रसायन की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो तीसरा और चौथा दिन आपका होगा उसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास देखने को मिलेगी, और मैं उसके साथ शुरू करने वाला हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
ठीक है, तो अब आपको एक वीक में ऑर्गेनिक 2 दिन और 2 दिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब चीजें जो पढ़ाई है वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको फिर बोल रहा हूं, मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, आप लिंक को जाके देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर, पूरे 7 लेक्चर्स लिए हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर, तो अब नॉमेनक्लेचर को एक एक चैप्टर में बार बार पढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। फिर नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर ही पढ़ लेंगे, इसीलिए मैंने बोला तो वो पढ़ना जरूरी है। फिर बात आती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, केमिकल रिएक्शंस, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, इसमें कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, कुछ ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड्स हैं, मतलब ओजोन को नष्ट करने वाले, खराब करने वाले, इसके बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए फिर से आया एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, क्लासिफिकेशन सब पढ़ा चुका हूं। एरोमेटिक एल्कोहल किसको कहते हैं, एलिफेटिक एल्कोहल किसको कहते हैं, यही सब वर्गीकरण में है। नॉमेनक्लेचर पूरे 7 लेक्चर्स फिर से नहीं पढ़ाना है, ऑल ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा तो प्रफिक्स बन जाता है, हाइड्रोक्सी, ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं। अगला स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल एंड फिनॉल्स, सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल जिसमें मिथानॉल और इथानॉल आएगा, फिर आएगा ईथर्स। ठीक है, फिर आता बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाना है, ओइक एसिड 7 दिन लगातार पढ़े हैं और उसका आपको प्लेलिस्ट में फिर से बोल रहा हूं लिंक मिलेगी, पढ़िए और यहां से आके ज्वाइन करिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म, केमिकल रिएक्शंस, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे केमिकल रिएक्शंस इसके हैं, और केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन के सबसे ज्यादा अगर बच्चों जो क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं क्लास 12th में, वो मतलब कार्बोनिल्स के, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके रिएक्शंस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आगे एमाइंस बच्चों, स्ट्रक्चर नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सबके बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, पिरामिडल, जो भी जितनी भी इसके बारे में बात हुई है हमने 10-10 लेक्चर में बात की है। नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, अच्छे से हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। जो बड़ा चेन होगा वो मुख्य चेन, पेरेंट चेन, जो छोटा चेन होगा उसको साइड चेन, तो एन डाई मिथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन से शुरू करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी मैं बता दे रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां आपको उनका बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, गैसियस अवस्था में अलग होता है, एक्वस अवस्था में अलग होता है, इसके बारे में मैं आपको स्पेशली एम्फसाइज करके पढ़ाऊंगा। फिर केमिकल रिएक्शंस, डाइएजोनियम सॉल्ट सबसे जहर वाली चीज होती है, अगर कोई एमाइंस में तो डाइएजोनियम सॉल्ट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइएजोनियम। ठीक है, उसके बाद जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, जिसको आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं लेकिन 11th का पार्ट है, 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और वो केमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट, उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है प्रोटीन। ठीक है, और एंजाइम से और विटामिन से अभी तक BHU एंट्रेंस में तो सवाल नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है CUET में सवाल पूछ लिए जाएं। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स, मेनली हमको इस पे फोकस करना है बच्चे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है, एमिनो एसिड्स के बारे में समझना है। यही दोनों टॉपिक इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, 1 से 2 सवाल इससे आना हमेशा तय ही होता है। ठीक है, अगला पॉलीमर्स, ऐसे चैप्टर्स जिसको कई जगह 90% कोचिंग संस्थानों में छुआ भी नहीं जाता है और 2 सवाल मिनिमम इससे आ ही जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, ये कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, यहीं पे होमोपॉलीमर्स, कई तरीके के क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कितने प्रकार के पॉलीमराइजेशन अभिक्रियाएं होती हैं।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछा जाता है कि पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। उसके बाद हाँ, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है, ऐसे पॉलीमर्स जो नष्ट हो जाएं उनके बारे में, उनके एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, पॉलीथाइन हो गया, नाइलॉन हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी आम जिंदगी में केमिकल्स का या केमिस्ट्री का क्या इस्तेमाल होता है, इसके बारे में बच्चों। ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। बच्चों यहां पे जो सबसे मेन क्वेश्चन जो सबसे मेन सवाल इस चैप्टर में बनता है वो यही कि कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम होता है, कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, इस पे खूब सवाल बनते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये एक बार अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, वरना आपको दिक्कत होगी, ठीक है। थेरेपेटिक एक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, केमिकल्स इन फूड, की खाने में कौन कौन से केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है, और क्लींजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस जो आप लोगों को पढ़ना है। मैं आपको जो जो 11th के टॉपिक्स को पढ़ना होगा, देखिए सबसे अच्छी बात हमारे साथ क्या हुई है कि इस क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ने, इस क्लास 12वीं के सिलेबस को पढ़ने के लिए जिन जिन टॉपिक्स की जरूरत होगी 11वीं कक्षा के, उसको हमें फिर से किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने वो सारे टॉपिक्स इसी तरीके से मैंने प्लान्ड वे में पढ़ाया था कि केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट होता है, जीओसी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे चैप्टर्स हमारे खत्म है। आपको बस मूल कंसेप्ट वाले चैप्टर को एक बार पढ़ना होगा सॉल्यूशंस पढ़ने से पहले, वरना मैं आपको जब चैप्टर शुरू करूंगा तो वहां पे नाम लिख के बोलूंगा, प्लेलिस्ट आपको उसकी मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे और आपको बताया जाएगा कि इस वाली वीडियो को जाके देखिए, फिर आके इस वाली वीडियो को देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस बच्चों सीयूईटी 2022 का, और इसमें इस सिलेबस से जुड़े 11वीं के जितने टॉपिक हैं उसकी जल्दी ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और सारे सबसे अच्छी बात हमारे साथ जुड़ने की आपकी क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक 11वीं में हैं और जो जिसको पढ़ना जरूरी है, वो अब हमें आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि बर्डन हमारे ऊपर हो कि क्लास 11th का अभी पढ़ाना पड़ेगा फिर तो जी नहीं, सारी चीजें फ्री में हम डाल चुके हैं, आपके लिए अवेलेबल है। जाके पढ़िए, 12th को ज्वाइन करिए और हमारे फ्री कोर्स का लाभ उठाइए, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि सिलेबस तो और कम हुआ है और पैटर्न एक यूनिफॉर्म होगा, कोई भी घटिया सवाल नहीं आएंगे, सब एनसीईआरटी लेवल के सवाल आएंगे। तो एकदम से आप एकांत से आराम से बैठ के पढ़ना चालू करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके भविष्य के लिए बच्चों। धन्यवाद।